स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए हम जो टॉपिक है आपका वो है आपका एक मिनट मैं ज़रा ये चेक कर देता हूँ। देखिए आज का जो टॉपिक है आप वो है एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने किस तरीके से अवध पर कब्जा किया, किस पर, अवध पर कब्जा किया। तो इसमें आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका काम है कि आप कीजिए उसको सब्सक्राइब। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर जो चैनल का नाम है यहाँ पर वही, वहाँ जाकर आपको सर्च करना है फ्यूचर टू यू अकेडमी। ठीक है, आप फ्यूचर टू यू अकेडमी करेंगे और जो फोटो यहाँ लगी हुई है वही फोटो आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, और आप जा करके उसको कर लेना ज्वाइन। एंड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों अब हम काफ़ी बहुत बता दिया आपको चीज़ें, आप वहाँ कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है टेलीग्राम पर तो मैं इसका क्या है कि इसका लिंक जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो डाल दूंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। Annexation of Bengal, Awadh, sorry, Kingdom of Awadh was no exceptions in that it protested to the rule of Mughal Empire and initiated its own rule over the areas। ठीक है, अब ये जो अवध का किंगडम था, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई इसने, was no exception in that it protested to the rule of मुगल एम्पायर। ठीक है, इस मुगल एम्पायर के रूल को प्रोटेस्ट किया एंड इनिशिएटेड इट्स ओन रूल ओवर द एरिया, और एरिया के ऊपर अपना खुद का रूल जो है वो स्टैब्लिश किया। देन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन था, यहाँ पर थे सादत खान जी, सादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, सादत खान बुरहान उल मुल्क हु वाज अपॉइंटेड एज अ नवाब इन 1722। ठीक है, अब सादत खान जो हैं वो एज अ नवाब अपॉइंट हुए थे, किसमें, इन 17, आपका ये जो सादत खान हुए थे वो आपका 1722 में नवाब, एज अ नवाब ये अपॉइंट हुए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश्ड हिज कोर्ट टुक एडवांटेज ऑफ वीकनिंग मुगल एम्पायर, अपना खुद का कोर्ट इस्टेब्लिश किया। क्यों, क्योंकि जो मुगल एम्पायर जो दिल्ली का था वो वीक हो चुका था, उसका एडवांटेज इन्होंने लिया और इन्होंने अपना फाउंडेशन रखा किसका, अवध डेनेस्टी का। किसका, अवध डेनेस्टी का। देखिए अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अवध था आपका, ठीक, आपका जो ये अवध था, देखिए अवध जो था आपका, इसका एनेक्सेशन जो आपका हुआ था वो हुआ था 11th फेब, इसको 11th फेब, और सन कौन सा था, सन था 1856। ठीक है, 1856। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, द रीजन ऑफ अवध वाज करेक्टराइज्ड बाय द डिसऑर्डर एंड द फ्रीक्वेंट एब्सेंस ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, अभी जो अवध का रीजन था इसमें क्या था कि एक तो डिसऑर्डर था, ठीक है, डिसऑर्डर प्लस फ्रीक्वेंट एब्सेंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स के एब्सेंस रहती थी यहाँ पर। ओके, देन और यहाँ पर फ्रीक्वेंट एब्सेंस रही। देन उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इन रिस्पॉन्स टू डिसऑर्डर एंड अवध, इन रिस्पॉन्स टू डिसऑर्डर एंड अवध लेटर गवर्नर्स वर गिवन अनप्रेसिडेंटेड पावर्स। ठीक है, अब डिसऑर्डर और जो अवध में हुआ, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो बाद के जो गवर्नर्स थे उनको अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दी गई। ठीक है, नोटेबली ओवर द फिस्कल एंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, फिस्कल और रेवेन्यू सिस्टम में दोनों में इनको पावर्स दी गई।
देखिए दोस्तों, देन उसके बाद अगर हम बात करें, अब इन 1722 बुरहान उल मुल्क द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ अवध बंडल्ड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इन प्रोविंस इनटू हिज ओन ग्रास्प। ठीक है, अब 1722 में बुरहान उल मुल्क जो कि फाउंडर थे किसके, अवध किंगडम के। अब यहाँ पर एक शब्द, एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध। ठीक, ये बनता है हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध किंगडम। अवध किंगडम के फाउंडर जो थे वो कौन थे, वो थे हमारे, यहां पर मैं लिखता हूं, बुरहान उल मुल्क। ओके, बुरहान उल मुल्क जो थे वो अवध डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड अवध बंडल्ड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इन द प्रोविंस इनटू इट्स ओन ग्राफ। अब अवध ने, किंगडम ऑफ अवध, ठीक है, बंडल्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी जो इन द प्रोविंस, प्रोविंस में, वो सारी की सारी अपने कब्जे में ले ली। Moreover, the majority of zamindars were engaged in widespread defiance of Mughal authority and its revenue demand। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ जमींदार तो जो थे वो किस चीज में एंगेज थे, वो वाइडस्प्रेड डेफियंस ऑफ मुगल अथॉरिटी और रेवेन्यू डिमांड्स में क्या थे, इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल द बस्सी राजपूत ऑफ बंस वेयर who had been turbulent since the last year of औरंगजेब reign। ठीक है, औरंगजेब जो बसीर ऑन द बेसिस ऑफ राजपूत, देखिए जो राजपूत थे ये औरंगजेब के टाइम से ही क्या था कि बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट रहे हैं। और यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ सिंगल वॉर लीडर एंड फॉट द अवध गवर्नर इन 3 days बैटल एट द सेंट्रल फोर्ट्रेस। ठीक है, बिसाइड्स द अफगान जमींदार्स इन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में अफगान जमींदार, डिस्ट्रिक्ट रिमेन्ड इन आर्म्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अफगान जमींदार जो लखनऊ में थे, वो जो डिस्ट्रिक्ट थी लखनऊ में, वो किस में, आर्म रेजिस्टेंस में रही टू द गवर्नर थ्रू आउट द 1714 के पूरे टाइम में अगर हम देखें तो। फिर इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में अगर हम बात करें, वर्चुअली ऑल द राजपूत चीफ्स अवध डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ वर इन रिवॉल्ट। ठीक है, अब जितने भी राजपूत चीफ थे अवध डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे खुद अपने आप में ही रिवॉल्ट में आ गए। सच फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस मेड कलेक्शंस फ्रॉम अवध इरेटिक। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंट आपके रेजिस्टेंस होने लगे कलेक्शन में, ये अवध को इरेटिक और मॉडेस्ट एट द बेस्ट करके रखे गए। देन फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द मुगल एम्पायर देयरफॉर सेवरली डिटोरिएटेड। अब क्या हुआ कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी मुगल्स की, वो क्या हुआ कि मुगल एम्पायर की डिटोरिएट हो गई, मतलब कमजोर पड़ गई, खराब हो गई। इस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी उनकी वो खराब हो गई। बिगिनिंग फ्रॉम इट्स थर्ड नवाब बिगिनिंग फ्रॉम इट्स थर्ड नवाब द अवध किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन। ठीक है, अब देखिए अवध किंगडम कब से डिक्लाइन करना भी शुरू हुआ, थर्ड नवाब किंगडम से। ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। इट फेल आउट विद द ब्रिटिश आफ्टर द एडिंग मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल who lost in battle of बक्सर बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अब क्या हुआ कि मीर कासिम का हुआ बैटल, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। उस बैटल को क्या कहा जाता है, उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि डिफीट मिली। किसको डिफीट मिली, डिफीट मिली किसको, मीर कासिम को डिफीट मिली। ठीक है, मीर कासिम को मिल गई डिफीट। चलो, देन ओवर द टाइम ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल मोर टेरिटरीज एंड अथॉरिटीज इन द स्टेट।
तब तक क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने मोर कंट्रोल और अथॉरिटी टेरिटरीज जो थी वो अपने कब्जे में, अथॉरिटीज स्टेट की अपने कब्जे में ले ली। In 1798, the fifth Nawab received opposition from both his people and British and was forced to abdicate। ठीक है, अब 1798 में एक फिफ्थ नवाब जो था वो क्या हुआ, उसको अपोजिशन मिला, उसे लोग अपोज करना शुरू कर दिए दोनों तरफ से। एक तो उसके खुद के पीपल उसको अपोज कर रहे थे, प्लस इधर ब्रिटिशर्स भी थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसको फोर्स किया गया अपनी गद्दी से उतरने के लिए। देन अगर हम बात कर लें कि देन द राइज एंड थ्रोन्ड अ पपेट किंग। अब यहां से क्या होता है कि पपेट किंग का कंसेप्ट आता है। पपेट किंग क्या होता है भैया, नाम का बोले तो नाम का राजा था, अब बाकी सारे डिसीजंस कोई और ही लेता था। ठीक है, हु इज द ट्रीटी हु इज द ट्रीटी ऑफ 1801, जो कि 1801 की ट्रीटी से हुआ, सीडेड हाफ ऑफ द अवध टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल्सो रिप्लेस्ड हिज ट्रूप्स विद ब्रिटिश रन आर्मी। ठीक है, द ट्रीटी वर्चुअली मेड अवध अ vessel of British East India Company. The state continued to be the part of Mughal Empire till the name in 1819। चलिए, the treaty virtually made Awadh a vessel in the vessel to the British East India Company. The state continued to be the part of Mughal Empire till 1819। 1819 तक मुगल एम्पायर के कैसे कंटिन्यू रहा। देखिए, अब राइज ऑफ अवध एज एन ऑटोनोमस स्टेट अगर हम बात कर लेते हैं, अवध का ऑटोनोमस स्टेट के रूप में कैसे राइज हुआ, तो उसका जरा सा हम देख लेते हैं कि द राइज ऑफ अवध एज एन ऑटोनोमस, द राइज ऑफ अवध एज an 18th century regional political system was fostered as much by the economic and the geographic factors as pursuit of political autonomy by the Iranian and the Shiite family of Burhan ul Mulk Shadat Khan। ठीक है, autonomy from the Mughal system was in a sense thrust upon Awadh following the frustrations and the disappointments of Shadat Khan in Delhi। ठीक है, ऑटोनॉमी आई किस वजह से, मुगल सिस्टम से ऑटोनॉमी लेने का, क्यों, क्योंकि अवध जो था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था और डिसअपॉइंटमेंट थी उसकी, कहां से, सादत खान से डिसअपॉइंटमेंट थी इन दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। prevented time again from playing a large role in the Mughal imperial politics which he thought he so richly deserved। ठीक है, अब उसको ऐसा लगता था कि मेरे को इतना खास यहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रही है मुगल इंपीरियल पॉलिटिक्स में, विच ही थॉट सो रिचली डिजर्व्ड, जो कि वो चाहता था कि ये मैं इसको डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। सो ही कंसंट्रेटेड हिज एंजिन्स इन कंसोलिडेटिंग हिज अथॉरिटी इन अवध। फिर उसने क्या किया कि अपनी खुद की जो अपनी पावर, जो अपनी एनर्जी थी, उसका प्रयोग उसने क्या किया, कंसोलिडेट करने में उसने अपना प्रयोग किया। अब कंसोलिडेट क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था वो अवध को। ठीक है, अवध में अपनी अथॉरिटीज को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, देन अगर हम बात करें, ही डिजायर टू कन्वर्ट अवध इनटू पावर बेस फॉर लॉन्चिंग इनटू इंपीरियल पॉलिटिक्स। उसने क्या किया, अवध को पावर बेस के लिए कन्वर्ट करके रखा, कन्वर्ट अवध इनटू पावर बेस फॉर लॉन्चिंग द इंपीरियल पॉलिटिक्स। अब पावर बेस बना दिया उसने उसको, किस लिए, वहां से वो इंपीरियल पॉलिटिक्स को लॉन्च कर सके। अब इकोनॉमिकली अगर हम अवध की बात करें, अवध जो था इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस था। प्रोस्पेरस मतलब काफी शानो शौहरत थी, पैसा काफी था, इकोनॉमिकल टर्म्स में अवध काफी अच्छा था इन 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेवल ऑफ ट्रेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
हाई लेवल ऑफ ट्रेड हुआ करता था, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी थी यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से खेती भी होती थी और यहाँ पर ट्रेड भी बहुत अच्छे से हुआ करता था। देखिए ये तो हमने देख लिया इकोनॉमिकली। देखिए यहाँ पर अब ये कुछ शब्द है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। देखिए ये देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे अब यहाँ देखिए ये है इकोनॉमिकली, ठीक है, मतलब पैसे के दम पे। अब ये जियोग्राफिकली बात करेगा, ज्योग्राफी कैसी थी, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी जो ज्योग्राफी थी वो कैसी थी। ज्योग्राफिकली इट वाज सिचुएटेड इन वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, लाइंग बिटवीन द नॉर्थ बैंक ऑफ गंगा, गंगा की नॉर्थ बैंक और हिमालय माउंटेन के बीच में था, ठीक है। गंगा की नॉर्थ में, गंगा और हिमालय के बीच में यहाँ पर क्या था, इधर क्या था, अवध, अवध था, ठीक है। इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, ज्योग्राफिकली भी इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। अवध प्रॉक्सिमिटी इनटू द सेंट्रल ऑफ इंपीरियल पावर दिल्ली हैड एडेड एन इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब अवध की जो इतनी खास प्रॉक्सिमिटी थी, इस वजह से इंपीरियल पावर में अवध की जो इंपॉर्टेंस थी वो काफी बढ़ चुकी थी, बढ़ गई थी। अब सादत खान असाइंड द सूबेदार ऑफ अवध इन 1720। अब सादत खान जो थे वो सूबेदार 1722 में रखा है, आफ्टर हैविंग हेल्ड आगरा प्रोविंस विदाउट द कॉन्स्पिशियस सक्सेस अगेंस्ट द जाट रेबल्स, ठीक है। अब जाट रेबल्स जब हुआ था तो उसमें अच्छे से कंट्रोल कर लिया था, इसलिए सादत खान ने वहां पर सूबेदार के रूप में वहां पर बुरहान उल मुल्क रख दिया। सादत खान डिवोटेड हिज एनर्जीज टू मेक अवध, अब सादत खान को रख दिया। अब सादत खान ने क्या किया, अपनी एनर्जी को किस चीज में डिवोट किया, अवध को इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी बनाने के लिए उसने अपनी सारी एनर्जी का प्रयोग किया, ठीक है। प्रिवेलिंग वीकनेस, अब प्रिवेलिंग वीकनेस की बात करें, प्रिवेलिंग वीकनेस इन द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। वीकनेस कैसे, अब जैसे औरंगजेब की डेथ हुई, अब वीकनेसेस उभर के वापस निकल के आने लगी इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में। हेल्प्ड हिम टू फुलफिलिंग हिज एम्बिशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब जैसे ही मरा, ठीक है, औरंगजेब जैसे ही मरे वैसे ही अब क्या हुआ कि राज्य की वीकनेस उभर के आने लगी कि क्या क्या वीकनेसेस हैं। अब इसका क्या हुआ कि इसका एडवांटेज उठाया, किसने एडवांटेज उठाया, सबने, बाकी उसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, सादत खान जी ने, ठीक है। सादत खान जी का सपना था, ठीक है, क्या था, सादत खान जी का सपना था कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाए। अब ये जो सपना था इनका पूरा हो गया जब औरंगजेब मर गए, ठीक। अब उन्हें मिल गई छूट कि चलो भैया अपना काम शुरू करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ अवध, जैसे ही अवध का कंट्रोल लिया सादत खान ने, फोर्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द नुमरस रिबेलियस चीफ एंड राजास इन अवध, जैसे ही कंट्रोल लिया अवध का सादत खान ने, अब आसपास के जो राजा थे उनका रेजिस्टेंस उसको क्या हुआ कि देखने को मिला, रिबेलियस चीफ्स का, राजास का, अवध के जो राजा थे उनका रिबेलियन देखने को सादत खान को मिलता है। इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन द मेजर ही टुक वर, अब उसने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए। अब मेजर्स जो लिए थे वो ये थे सॉरी, सप्रेशन ऑफ रिबेलियस इमाल जमींदार्स, ठीक है, सप्रेशन ऑफ रिबेलियस इमाल जमींदार्स, ठीक है, सप्रेस किया रिबेलियस इमाल जमींदार्स को और चीफ्टेन्स को सप्रेस किया।
और सर्कमस्क्राइबिंग द अथॉरिटीज ऑफ मददेमाश गारंटीज। ठीक है, अब मददेमाश की जो अथॉरिटी थी उसको सर्कमस्क्राइब किया, सिस्टमेटाइज किया रेवेन्यू कलेक्शन को। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन को सिस्टमाइज किया एंड नेगेटिवली विद सम लोकल जमींदार्स। ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस वर फिल्ड अप बाय हिज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो किसने भरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में? वो उसके खुद के रिलेटिव्स ने और उसके फॉलोअर्स को उसने भी भर दी, जितनी भी पोस्ट थी उनसे। देन इन दिस ही इन दिस ही वे इन दिस द वे ही वांटेड टू इंश्योर द लॉयल्टी एंड द प्रोविंशियल, यहाँ पर द होगा, सॉरी, देखिए इस सबसे करने से वो क्या चाहता था? इससे वो ये चाहता था कि उसको लॉयल्टी वाले सारे ऑफिशियल्स मिलें जो कि उसके लिए लॉयल रहें। विद दीज अचीवमेंट्स बिहाइंड हिम, सादत खान फेल्ट एम्बोल्डेड इनफ टू नॉमिनेट हिज सन इन लॉ। अब ये सारे होने की वजह सादत खान ने क्या किया कि अब सादत खान अपने सन इन लॉ को, सफदरजंग को, डेप्यूटी गवर्नर के रूप में रखा। प्रोविडेंस विदाउट वेटिंग फॉर इंपीरियल सैंक्शन, इंपीरियल सैंक्शन के वेट किए बिना ही वो एज अ डेप्यूटी गवर्नर सफदरजंग को रखना चाहते थे। दिस वाज अ क्लियर साइन ऑफ ग्रोइंग ऑटोनॉमी। अब यही जो अपने ही सन इन लॉ को, अपने ही सन इन लॉ को डेप्यूटी गवर्नर जो बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, अब देखो अपने ही इंसान को बना रहे हैं। अब जब अपने आदमी को बना रहे हैं तो यहां पर वो क्या, यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पे क्या समझ में आता है? यहां पर वो ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहते हैं। तो यही एक क्लियर साइन था ग्रोइंग ऑटोनॉमी का अवध सूबे में। अब 1735 में सादत खान कंट्रोल ओवर द अवध वाज सो कंप्लीट, कंट्रोल ओवर द अवध वाज सो कंप्लीट दैट द दिल्ली डिड नॉट हेजिटेट to bestow on him the फौजदार of adjacent Sarkar of Kera, Jahanabad and another occasions to revenue farm of the Sarkars, Banaras, Jaunpur, Gatipur and चुनारगढ़। ठीक है, देखिए अब उसने इतनी अच्छी तरीके से जो पकड़ बना ली थी, इस वजह से क्या हुआ कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी, वहां पर जो दिल्ली में जो लॉ था, जो भी राज्य कर रहा था, उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं हुआ और उल्टा उन्होंने क्या किया, उनको फौजदार बना करके आसपास के जो सरकार थे, जैसे केरा हो गया, जहानाबाद हो गया, बाकी जो थे वो भी उनको दे दिए। और रेवेन्यू फार्म जो थे सरकार के, सरकार ऑफ बनारस, बनारस का रेवेन्यू फार्म, और जौनपुर का रेवेन्यू फार्म, गतिपुर का रेवेन्यू फार्म, ये जितने भी फार्म्स थे, ये सारे के सारे क्या हुआ कि इन्होंने किसको दे दिए? सेंटर ने किसको दे दिए? सादत खान को। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। These successes notwithstanding, Sadat Khan concerns were still primarily determined by the prospects of the imperial politics and not with regional autonomy. ठीक है, the fact that Sadat had not yet given up his stakes in the Mughal imperial. अब फैक्ट ये था कि सादत खान ने लेकिन अभी भी पूरा का पूरा अपना मुगल इंपीरियल पॉलिटिक्स से हाथ नहीं छुड़ाए थे, पूरा अभी तक वो वहां से जुड़े हुए थे। एडमिटेडली important changes had been introduced and these had undermined the vestiges of imperial control, but regional independence and control was still envisaged with the Mughals. ठीक है, एंड कंट्रोल वाज स्टिल विद द मुगल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये क्या था? यहाँ पर एक चीज देखने को हमें मिलती है, यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है कि वो भले ही रीजनल फॉर्म में अगर देखें तो वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे।
ठीक है, वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी वो सेंटर से जुड़े हुए थे। कहने का मतलब कंट्रोल उनको कौन कर रहा था, सेंट्रल ही कर रहा था, भले ही वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट थे, कंट्रोल सेंटर का था, सेंटर से उन्होंने अपने कनेक्शंस बरकरार रखे हुए थे। ठीक है, it was only 1737 when Sadat demand for the greater territorial resources and military control in lieu of his service against Maratha inroads were rejected outright by the Mughal court, and again 1739-40 when he requested for the office of Mir Bakshi was turned down despite the display of valor against the invading Persian. That process of disenchantments, disillusionment and with the Mughal was complete. अब सादत खान क्या था, सादत खान ने मांगी और टेरिटरी। ठीक है, टेरिटोरियल रिसोर्सेज मांगे, टेरिटोरियल रिसोर्सेज मांगे, और उन्होंने उसने क्या था कि बख्शी, ठीक है, बख्शी की पोस्ट मांगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मराठास पहले गए तो मराठास को मना कर दिया, उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं मांगता हूँ, उसने मांगी, उसको भी नहीं दी गई। देन 1739 में सादत खान केम विद ह्यूज फोर्स टू सेव द मुगल एम्परर फ्रॉम पर्शियन अटैक। अब 1739 में पर्शियन अटैक हुआ मुगल एम्पायर पे, तो सादत खान अपनी बहुत बड़ी फोर्स लेकर के आया, ह्यूज फोर्स, किस लिए, मुगल एम्परर को बचाने के लिए। देन व्हाट हिज अब्रप्ट अटैक on the main Persian forts led to his capture and in hands of Nadir Shah, the Persian commander। ठीक है, अब इसकी गलती क्या थी, ये डायरेक्ट जाकर के मेन आर्मी पर अटैक कर दिया, तो वहां पर इसे पकड़ा गया। ठीक है, ये पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो क्या हुआ इसका, किसने पकड़ा, नादिर शाह। चलो आगे चलते हैं। However, he was able to influence of Nadir Shah and became the negotiators between the Persian and the Mughal camp। ठीक है, he was influenced by Nadir Shah, नादिर शाह के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया, लेकिन नेगोशिएटर बना किसके बीच में, पर्शियन और मुगल कैंप के बीच में। What followed as trickery and desertion to the Persian camp with disaster implications। ठीक है, then Sadat had helped the Wayne to utilize the Persian connections for the greater role in the imperial politics। What transpired was Nadir utter disregard of his clients' pretensions, and the worst still, Nadir escalating कैश डिमांड्स ऑन हिम। ठीक है, अब नादिर की कैश डिमांड हुई। चलिए अब इसमें क्या होता है, डिस्पेयरिंग अंडर द सर्कमस्टांसेस सादत गेव अप हिज लाइफ विद हिज ऑब्सेशन विद द इंपीरियल गेम। ठीक है, देन द लेगेसी सादत खान had left for his son-in-law and nominated successor Safdarjung was a semi-autonomous regional political system। ठीक है, सादत खान ने क्या हुआ कि सफदरजंग को, अपने जो सन इन लॉ को, और नॉमिनेट किया एज सक्सेसर ऑफ सक्सेसर सफदरजंग को। वो क्या थे, एक सेमी ऑटोनॉमस रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम को बनाकर गए। देन its internal organizations and yoking were no longer dependent on imperial dictates, and which did not consider it obligatory to remit revenue regularly to Delhi। ठीक है, देखिए एक मिनट, यहां देखिए, अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकिंग्स वर नॉट लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल डिक्टेट्स। ठीक है, अब जो
इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, इंपीरियल डिक्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट। इंपीरियल डिक्टेट्स कौन थे, तो सेंट्रल में जो है, ठीक है, विच डिड नॉट कंसीडर, जो कि उसे मानते ही नहीं थे। अब ऑब्लिगेशंस होने लग गए किस चीज के ऊपर, रेवेन्यू जो दिल्ली के लिए जाता था उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस देने लग गए। फर्दरमोर a revenue arrangement of the province had undergone a reorganization. The office of imperial divans was abolished and large number of local Hindu services gentry were absorbed into the administrations. अब जो एक यहाँ पे दीवान, इंपीरियल दीवान की पोस्ट थी उसको एबोलिश कर दिया गया और लोकल हिंदू सर्विसेज को, जेंट्रीज को क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन में। The folk knowing the folk knowing years between 1739 to 1764 saw the Awadh fortune at its height and also contributed the periods of greatest autonomy. ठीक है, the outward allegiance to the emperor was still maintained. For example, आउटर एलिजेंस जो थी वो अभी भी क्या थी, बरकरार रखी गई, लेकिन इंटरनली में ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो चाहती नहीं थी, वो मानना चाहती नहीं थी। एम्परर फॉर्मेशंस कन्फर्मेशंस वाज टेकन फॉर द अपॉइंटमेंट इन द हायर ऑफिसेस। ठीक है, अब एम्परर फॉर्मल कन्फर्मेशन जो थी वो हायर ऑफिसेस में लेना सिर्फ लिया करते थे, बाकी किसी में नहीं लिया करते थे। रेवेन्यूज वर सेंट टू द इंपीरियल ट्रेजरी, रेवेन्यूज भेज दिए जाते थे। ऑर्डर्स, टाइटल्स एटसेट्रा वर गिवन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, जो भी ऑर्डर हुआ करते थे, टाइटल जो हुआ करते थे वो सारे मुगल एम्परर के नाम में लिया दिए जाते थे। However, Safdarjung with its imperial context tried his best strengthen the basis of autonomous political system in Awadh. He extended his control over the genetic plains and appropriated the forts of Rohtas, Chunar and also the सुबेदरी ऑफ अलाहाबाद। ठीक है, अब अपना कंट्रोल कहां तक हुआ, गेंगटिक प्लेन, सॉरी ये यहाँ पे गेंगटिक प्लेन होगा, गेंगटिक गेंगटिक प्लेन जो थे वहां तक, और फोर्ट्स ऑफ रोहतास तक, चुनार और एंड अल्सो द सुबेदरी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद के सुबेदरी तक, यहां तक जो था अपना कंट्रोल इन्होंने एक्सटेंड कर लिया था। These acquisitions enhanced his status at his imperial court and also earned for him office of विजारत, फिर ऑफिस ऑफ विजारत भी मिली। The acquisition of फरुखाबाद, फरुखाबाद का acquisition and his continual attempts at the self-aggrandizement alienated him from the imperial court। ठीक है, अब फरुखाबाद के ऊपर जो एक्विजिशन किया इससे क्या हुआ, और सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का जो इसका जो अटेम्प्ट थे उससे क्या हुआ कि इंपीरियल कोर्ट से इसको एलिनेट कर दिया गया। सफदरजंग वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वजीर, सफदरजंग को ऑफिस ऑफ वजीर से हटा दिया गया। दो ड्यूरिंग द मराठाज अटैक ऑन दिल्ली in 1754 he had brief return of Mughal court, he virtually lost his influence imperial court। ठीक है, सफदरजंग सक्सेशन, शुजा उद्दौला achievements, greater success in the consolidating the expanding frontiers of province and in adjusting the relations of his independent सूबा with Mughal empire। ठीक है, देखिए he was also contemplate and execute a complex network। अब अपना खुद का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एग्जीक्यूट किया था अलायंस अगेंस्ट द राइजिंग इंग्लिश पावर के लिए। ठीक है, इक्वली स्ट्राइकिंग द सक्सेस वर रजिस्टर्ड इन द इंटरनल स्पेयर्स, रेवेन्यू कलेक्शंस वर सिस्टमेटाइज्ड, रेवेन्यू कलेक्शंस को सिस्टमाइज किया था, और आर्मी वेल मेंटेन्ड थी, एंड ट्रेजरी एश्योर्ड द रेगुलर रेसिप्ट,
ट्रेजरी जो थी रेगुलर रेसिप्ट को क्या थी, अश्योर कर रही थी। अब लोकल हिंदू जेंट्रिस्ट ग्रुप्स को क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में मिलने लग गया। ब्यूरोक्रेसी ऑफ नाइब वाज राजा बेनी बहादुर, वाइल सेक्रेटरी टू द नवाब हिमसेल्फ वाज मराठी स्पीकिंग देशनाथ ब्राह्मण। ठीक है, अब मराठी स्पीकिंग सेक्रेटरी जो थे नवाब के, वो मराठी स्पीकिंग थे। अमोंग द नवाब मोस्ट रेप्यूटेड generally were not only Hindus but also गोसाई monks। ठीक है, अब मोस्ट रेप्यूटेड जो थे नवाब के, वो सिर्फ हिंदू ही नहीं गोसाई मॉन्क्स भी थे, लाइक हिज प्रेडिसेसर सूजा उद्दौला। ठीक है, ऑल्सो डिड नॉट कंप्लीटेड कट ऑफ द टाइज विद द मुगल एम्परर, ही ऑल्सो टुक द कन्फर्मेशन फ्रॉम द एम्परर, उन्होंने एम्परर से कन्फर्मेशन भी लिए। ही ऑल्सो फ्रॉम द एम्परर फॉर हिज थ्रोन, he successfully outmaneuvered the emperor attempts to extend the imperial control over the North India. Suza-ud-Dawla was able to established the dominance of Awadh over the imperial court। Suza-ud-Dawla जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीस्टेब्लिश किया डोमिनेंस ऑफ अवध को इंपीरियल कोर्ट में, एंड उन्होंने और एक पोस्ट मिली उनको जिसका नाम था वजीर की पोस्ट उनको मिल गई। ही टुक द साइड ऑफ अहमद शाह अब्दाली, साइड ऑफ अहमद शाह अब्दाली लिया उन्होंने। ठीक है, और अफगान लीडर्स इन द बैटल अगेंस्ट द मराठास इन 1761। 1761 के जब मराठास में जो बैटल हुआ था मराठास से, उसमें अफगान लीडर्स और अहमद शाह अब्दाली की साइड ली सूजा-उद-दौला ने।